कॉइल ऑफ एंटन्स वाला जो क्वेश्चन है, किया कि नहीं? हाँ, कॉइल ऑफ एंटन्स वाला किसी ने किया? क्या आया? 1:2 आ गया, वेरी गुड। और किसका? और किसी ने किया ही नहीं यार? 1:2 आ रहा है, ठीक है। देख के किया, बिना देखे किया है? और देखा तो कहाँ से देखा, ये भी बात है, इंटरनेट से देखा। चलो, बताना है वो क्वेश्चन ऑनलाइन में। बता दें क्यों भाई, बताया जाए वो क्वेश्चन? चलो बता ही देते हैं। चलो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैं फटाफट बता रहा हूँ, सुनो। अरे इधर देख लो, अ कॉइल ऑफ एंटर्न्स है और रेडियस आर है। एक कॉइल है, ठीक है, उसमें एन टर्न्स हैं, कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता, और रेडियस आर है और आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। चलो, इट इज़ अनबाउंड, उसको फिर से खोल दिया गया है। पहले ऐसे टर्न थे, उसमें खोल दिया गया, फिर क्या कर दिया गया, फिर रिबाउंड किया गया। अब हो सकता है छोटे टर्न्स बना दिए गए, छोटे रेडियस वाले, एंड रिबाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r/2, यानी कि पहले कोई कॉइल थी जिसमें टर्न्स थे, n नंबर ऑफ टर्न्स थे, रेडियस r था, इसका करंट i फ्लो हो रहा था, ठीक है, NRI। अब इसमें क्या किया, इसको खोल दिया गया, तार को सीधा कर दिया गया, फिर टर्न्स बनाया गया। अब क्या किया गया, मान लेते हैं n डैश टर्न हो गए, r/2 रेडियस कर दिया गया है, आधा रेडियस कर दिया गया, और करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, करंट रिमेनिंग द सेम, आई की वैल्यू वही है। तो ऑब्वियस सी बात है, टर्न्स बढ़ गए होंगे भैया, रेडियस कम कर दिया, टर्न्स तो बढ़ गए होंगे ना उतनी लेंथ में। बड़े बड़े सर्किल बना के टर्न्स करो तो कम टर्न्स बनेंगे, छोटे छोटे सर्किल बना के करो, उतनी लेंथ रखो तो ज़्यादा टर्न्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले एन आर, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्न्स आर रेडियस के, तो मुझे बताओ कितनी लेंथ रही होगी, लेंथ कितनी रही होगी? इन दोनों की लेंथ मान लेते हैं एल है, तो एल ही लेंथ रहेगी दोनों की कि नहीं? लेंथ तो थोड़ी चेंज की है, उतनी ही लेंथ है टोटल। इसमें कितनी नंबर ऑफ कितनी लेंथ रही होगी इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन की? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई 2πr, ए का सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसकी कितनी रही होगी भाई? एन डैश 2πr/2, साफ साफ दिख रहा है यार, ये दुगना होगा, साफ साफ दिख रहा है, देखते हैं। चलो दोनों की वैल्यू सेम कर दो, एन 2πr बराबर एन डैश 2πr/2, कैंसिल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एन डैश एन इक्वल टू एन डैश बाई 2 हो जाएगा, एन डैश इक्वल टू एन बाई 2, सही 2n हो जाएगा, सॉरी सही भी है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने ही चाहिए थे, बढ़ भी रहे हैं, चलो ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना? हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। इसका और इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो पता करना है, ठीक है। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m मान लेते हैं। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, NIA होता है फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं NIA होता है फॉर्मूला, n तो n ही रखो, I भी वही है, एरिया क्या होगा फॉर्मूला, πr²। इसमें रेडियस कितना था, r था। चलो m डैश जो चेंज वाली कॉइल है, याली जो कॉइल थी ऐसे जो टर्न थे जिसमें, m डैश की वैल्यू क्या होगा, n डैश, I वैल्यू वही है, एरिया भी चेंज हो गया होगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लो यार, आ जाएगा। m/m डैश कितना हो जाएगा, n की जगह में, अच्छा n डैश की जगह रखेंगे, चलो NI पाई r², और यहाँ पे लिखो n डैश की जगह 2n लिख सकता हूँ मैं, I पाई r²/4 ऐसे लिख सकते हैं। n से n कैंसिल, I से I कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो 2/1 बना गया, 2:1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 2:1 इज द आंसर। समझ में आ गई बात? अब उल्टा कर लो यार, m डैश अपॉन m 1:2 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो?
ऐसा ही कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस। फिगर विगर भी बना लेना ये जितना बनाना है। ऑनलाइन में क्लियर हुआ? यस सर। बड़ा आसान था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बस एक ही क्वेश्चन किया है? एक ही किया है? क्यों भाई, कुछ भी नहीं किया मतलब कि? नोट करो फटाफट भाई। हो गया नोट? तो फास्ट नोट करो। फिर एक क्वेश्चन था मैग्नेटिक डाइपोल वाला, इसमें हमें एनर्जी निकालनी थी, वर्क डन एनर्जी वाला। किया वो है? नहीं किया? यानी घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब कि एक होता है क्रेज़ होता है यार, होमवर्क दिया गया करना चाहिए हमें। ऑनलाइन में किसी ने किया होमवर्क? कृति तुमने किया? हिमांशु? अच्छा, एक क्वेश्चन था, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन वाला था क्वेश्चन, वो किया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर क्या, तुम लोगों के पास तो ऑलरेडी मौजूद होगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वाला। लिखवा नहीं रहा हूँ, सब भेजा हुआ है ग्रुप में। मैं बस समझा दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ग्रुप में सबके पास पहुँच गया होगा क्वेश्चन, ठीक है? यही वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हालांकि हो जाता, तुम लोगों से किया नहीं है, बहुत से लोगों ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया भी है। चलो देखो इधर, एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M दे रखा है, इज अलाइंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने अलाइन कर रखा है। सपोज नॉर्थ है ये, सॉरी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है? नॉर्थ वाला ही तो अलाइन होगा इस तरफ। और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? b है, मतलब कि b मैग्नीट्यूड है उसको वेक्टर की फॉर्म में। व्हाट इज द वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द फील्ड? कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस पर टॉर्क लग रही होगी, टॉर्क इसको इसकी डायरेक्शन में ही अलाइन रखना चाहती है, और तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू अलाइन इट अपोजिट टू द फील्ड, यानी घुमा के। अभी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। m की डायरेक्शन किस तरफ है? m इस तरफ है। हमें बताना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको ऐसे घुमाने में, बताइए। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा चुका हूँ मैं, क्या था? mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये था फॉर्मूला। बस यही अप्लाई करो यार। θ1 कितना है? θ1 इज 0 डिग्री। इनिशियल क्या था एंगल यार? 0 डिग्री। बाद में कितना अलाइन करना है? 180 डिग्री। बस रख दो वैल्यू, θ1 इज 0 डिग्री। वो जो मैंने कंडीशंस बताई थी, स्टेबल, इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, वो तो ओरिजिन 90 डिग्री मान के किया गया था, यानी कि θ1 को 90 डिग्री मान लिया था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों दी गई है, तो हमें उस तरीके से करना है, ठीक है? और θ2 कितना हो जाएगा? 180, ऐसे करना है ना मुझे ओरिएंट, तो कितना एंगल बनाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो जाएगा 180 डिग्री। बस रख दो वैल्यूज़, आ जाएगा आंसर। एम बी कॉस 0 डिग्री
माइनस कॉस 180 डिग्री एम बी, ये 1 माइनस -1, ये 2 हो जाएगा, 2 MB आ जाएगा बस डन, और इतनी एनर्जी स्टोर्ड भी हो जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड बोला गया है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड करना है, 0 से 90 डिग्री पे करना है। तो देखते हैं, θ1 0 डिग्री, θ2 90 डिग्री, वैल्यूज रखो, W = MB cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, MB 1 माइनस 0, MB आंसर लिख लो। आसान क्वेश्चन था, करना चाहिए था यार। तुमने किया था? तो घर पे उठा के नहीं देखना है, रिजल्ट भाई दूसरों का आया था, तुम्हारा थोड़ी ना आया था। ऑनलाइन में क्लियर है ये फॉर्मूले पे बेस था क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला रखना था, आंसर आ जाता है। और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आता है, एक इस पे, एक फोर्स निकालने वाला जो QBB sin थीटा ILB, इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो इन पे पकड़ कर लो अच्छी सी, हालांकि वो पिछले चैप्टर वाला था ILB और QBB sin थीटा वाला। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। अब ये है होमवर्क कर लेते तो आज नया चैप्टर शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑनलाइन में क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता दें कौन सा करने वाले हैं। A circular coil 16 turns, radius 10 centimeter, carrying current 0.75 ampere, rest its plane normal to the external field magnitude. Coil is free to turn. मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था हमें, क्वेश्चन भेजा होगा। ठीक है, NCERT का ही क्वेश्चन है वो, उसको करते हैं हम। ठीक है, उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन, मेरे पास कैसे होगा फिर। क्वेश्चन सबके पास है ना वो, NCERT का है क्वेश्चन। चलिए मैं एक मिनट बुक में खोल लेता हूँ उस क्वेश्चन को। हाँ, एक सर्कुलर कॉइल है, इसको कैसे करोगे भाई? जो पहले जो वैल्यूज़ हैं उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। बोला गया एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, 16 टर्न्स है, N की वैल्यू लिख लो 16 है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू 10 है, यानी 10 की × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कैरिंग करंट I की वैल्यू दी है। करोगे तुम ही लोग, अभी हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। टाइम पीरियड वाले हमें शायद फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना है, ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, उससे टाइम पीरियड और उसका रिलेशन पता है, करना तुम्हें ही है। अभी जो करंट की वैल्यू दी है वो दे रखी है 0.75 एम्पेयर, रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, उसका जो प्लेन है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड 5.0 10 की पावर -2, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का 10 की पावर 5 × 10⁻² टेस्ला है। ठीक है, ये भी बढ़िया बात हो गई। द कॉइल इज़ फ्री टू टर्न अबाउट इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, और क्या बोला गया, कॉइल कैसे रखी हुई है? कॉइल रखी गई है विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द, उसका प्लेन कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो? नॉर्मल टू द फील्ड रखा हुआ है प्लेन, क्वेश्चन का मतलब भी समझा करो। ठीक है, उसका प्लेन क्या है, या फिर ऐसे समझो, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे जा रही है कि तो कुछ प्लेन ऐसे जा रहा होगा उसका, और उससे जो एरिया वेक्टर होगा किस तरफ होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा, ऐसे समझ सकते हो। विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 5.0 टेस्ला, द कॉइल इज फ्री टू टर्न about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates with its stable equilibrium with the frequency. फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है ऑसिलेशन की, कितनी दे रखी है? 2.0 सेकेंड पर सेकेंड। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू निकालो। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई
आई अपॉन एम बी होता है। एम निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। आई इंटू ए कर देना, रेडियस दिया हुआ है, आई मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, आई इंटू ए होता है एम का फॉर्मूला। बी दिया हुआ है, आई निकाल लोगे यहाँ से, टी कैसे निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2 हो जाएगा, या फिर ऐसे रखो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई एम बी अपॉन आई। अब तो कर लोगे, बस करो। सेंट किया -4 करके आई थी क्या कल से? घर से किया है ना, ठीक सही है, बढ़िया है। ये एन का यूज़ कहाँ करोगे? एम की वैल्यू निकालने में, एन आई ए होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम भी लोग करते जाते हैं साथ में। तरीका बता देना, सॉल्यूशन घर पे करना, जो आपकी कैलकुलेशन है मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट। इसमें एन हो जाएगा, एन कितना है, एम की जगह एन आई ए लिख सकते हैं, बी और आई की वैल्यू है जो भी है 2 इंटू 1/2 पाई। ऐसा करते दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एन आई ए बी अपॉन आई, आई ऊपर चला जाएगा इधर साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 पाई स्क्वायर एन आई ए बी। इसको सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू है 16, आई की वैल्यू 0.75, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर दैट इज 10⁻² का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू भी है 5 इंटू, इसको सॉल्व कर लेना घर पे आराम से। तो आई की जो वैल्यू आएगी कुछ आ रही है 1.2 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। घर पे करना कैलकुलेशन, टाइम लगा दोगे। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नोट हो गया, ऑनलाइन में नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। हाँ तो पहले ही था क्वेश्चन, एक नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे इसमें, थ्योरेटिकल टाइप का था, उससे देख लेते हैं। एक एक करके समझा दे रहा हूँ, नोट तो होगा ही आप लोगों को बस। बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन, एक मिनट इसको रखो, हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो शो करती हैं द डायरेक्शन ऑफ एवरी पॉइंट विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल टेक
at that point do the magnetic field lines also represent the line of force on a moving charge particle at every point? जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है हर पॉइंट पे। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, सपोज दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं, अंदर भी होती हैं, कुछ हल्का हल्का सा मतलब डिफ्लेक्ट होती हुई जाती हैं, ऐसे ऐसे। पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं। तो ये बेसिकली बता क्या रही होती हैं, क्या बता रही होती हैं कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। या फिर बोल सकते हो अगर मैं यहाँ पे अगर एक कंपास रख दूँ, यहाँ पे एक कंपास नीडल रख दूँ, उसका नॉर्थ किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो जिस तरफ नॉर्थ डिफ्लेक्ट करेगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो पढ़ा होगा यार, ये तो पता भी होगा। या फिर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो डायरेक्शन बता देती है। तो जैसे यहाँ पे रखोगे तो कंपास की नॉर्थ वाली नीडल ऐसे झुकेगी, यहाँ जाओगे ऐसे झुकेगी, यहाँ जाओगे ऐसे झुकेगी, ठीक है। आगे बोल रहा है डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। क्या ये वाली जो लाइन्स हैं ये मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज पे भी तो फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मैं रख दूँ यहाँ पे, तो उस पर भी तो फोर्स लग रही होगी। तो क्या ये वो भी रिप्रेजेंट करती हैं कि चार्ज वाली फोर्स? बताओ, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, कुछ तो रीज़न दोगे। अरे पहले क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? हमें दे रखा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल कि किस तरफ फोर्स लगती है मैग्नेटिक नीडल पे। क्या ये लाइन ऑफ फोर्स किसी चार्ज पे फोर्स जो लग रही है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं? ये थोड़ी रीज़न हुआ एक्चुअली, बताओ चार्ज पे फोर्स कितनी लगती है बताइए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्यू वी क्रॉस बी होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, इस फोर्स की डायरेक्शन, ये चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो हमेशा जिस तरफ वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ये जो फोर्स लगती है चार्ज वाली जो फोर्स होती है, फोर्सेस कई टाइप की हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लग रही है नॉर्थ के, वो अलग टाइप का है। चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का मतलब भी बताया था मैंने। जो एफ की डायरेक्शन होती है वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तभी तो रिप्रेजेंट करते हैं, ना क्यों करें हम, ठीक है। तो यानी एफ वी से भी परपेंडिकुलर हमेशा होता है और बी से भी होता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो जब हम तो वी से तो मतलब ही नहीं रख रहे हैं, अभी बी से बात करते हैं, तो बी के हमेशा परपेंडिकुलर है ये एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो रही चार्ज पे। चार्ज किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होगा, लेकिन क्या नॉर्थ वाली जो नीडल है हमेशा 90 डिग्री पे होती है मैग्नेटिक नीडल से? नहीं होती है ना। इस वजह से इसको हम वाली लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते जो चार्जेस पे लग रही हैं। एक्चुअल रीज़न ये हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी? अरे ये वाली फोर्स थोड़ी अलग टाइप की है, ये 90 डिग्री पे ही होती है हमेशा। ये क्या 90 डिग्री पे होती है हमेशा? ये तो बस कंपास की नीडल जिधर मुड़ती जा रही है हमने लाइन ऑफ फोर्स बना दी, ठीक है। वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हुई ना हमेशा। ये 90 डिग्री पे हमेशा होती है। नॉर्थ का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और ये हमेशा फोर्स लगेगी 90 डिग्री पे। समझ गए? इसको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, पढ़ाया था। और ये मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो एक तरीके से। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें ऐसे लिखोगे, लिखो नो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। देखिए नो, आंसर नो है, ठीक है। रीज़न भी है उसका, नो। देखिए फोर्स ऑन अ चार्ज, लॉरेंस फोर्स, हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। सही बोल रही है, जो लॉरेंस फोर्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर होता है, सही बोल रही है। लिखिए नो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल moving in a magnetic field, moving in a magnetic field is given by ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, और लिख लेना also f is directly f is perpendicular to b, ये भी लिख लेना।
so it will be wrong to call या फिर मत ही लिखो, इतना काफ़ी है ना, क्या ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, पन्ने थोड़ी मरने हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी, यहाँ तक लिख लो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटायरली, क्या लिखा है, कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोराइड। अच्छा, ये तो कल ही बता चुका हूँ मैं। बट नॉट विद इन स्टेट सोलेनॉइड, भाई कि टोराइड के तो बीच में कन्फाइंड होती हैं, टोराइड में कैसी बनती है? ये टोराइड की कोर है, उसमें लपेटा हुआ है, वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोर में ही होती हैं, है? और स्टेट सोलेनॉइड की क्या होती हैं, ऐसे सीधे, थोड़ी देर सीधी जाएंगी, बाद में ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्या हुआ बताइए, ऐसा क्यों होता है? इसके एंडलेस है ना, ये एंडलेस है, तो इसके अंदर कन्फाइंड रह सकती हैं। बाई एंड होगा तो क्लोज सरफेस का एंड अगर होगा तो बाई बाहर जाएंगी, जितनी बाहर फ्लक्स जाना चाहिए उतना ही अंदर रहना चाहिए, मतलब कि जितनी मैग्नेटिक फ्लाइंस बाहर जा रही होती हैं उतनी ही किसी क्लोज सरफेस के, तो ये मान लेते हैं एंड है, तो जितनी बाहर निकलती हैं उतनी ही इस अंदर इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स होता है हमेशा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया यहाँ पे पहली बात वो कहते हैं कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है ना ये, तो इसके अंदर कन्फाइंड रह सकती है। इसके अंदर क्या है, उनको झुकना ही पड़ेगा, हल्का सा झुकना पड़ेगा, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ को भी प्रूफ करना है उनको, और साथ ही साथ गॉस थ्योरम भी अप्लाई होनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ एंड ही नहीं है, तो झुकने का और उसका कोई वही नहीं है। लिखो इसका रीज़न, लिखो। बेसिकली गॉस लॉ से समझा जा सकता है, या फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई किया था, पूरा वैलिड था ना, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए था वैलिड, एंड में जाके आधी हो जा रही थी, ठीक है। इसमें लिख लो, इफ द फील्ड लाइंस वर इंटायरली if the field lines were entirely confined, अगर इसमें इसके अंदर ही बंद हो जाती सोलेनॉइड के अंदर तो क्या होता, तो गॉस थ्योरम इनवैलिड हो जाता ना। क्लोज सरफेस है अंदर, तो यहाँ पे मतलब बंद हो गई, सपोज ऐसे समझो, यहाँ बंद हो गई, ऐसे गई, ऐसे रुक गई, तो इन क्लोज सरफेस है, इनकमिंग फ्लक्स तो है सरफेस पे, आउटगोइंग है ही नहीं, तो गॉस लॉ को वायलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बाहर निकली, मतलब ये रह सकती है अंदर, बाहर ऐसा कोई इन पर कंपल्शन नहीं कि बाहर ही निकल जाए, तब भी ये वैलिड ही रहेगा, अंदर ही तो है, तो आउटगोइंग फ्लक्स भी नहीं है, इनकमिंग फ्लक्स भी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना मेरी बात। इस वजह से मजबूरी है, इसमें ऐसा ही होता है, गॉस थ्योरम का वायलेशन नहीं हो सकता इस वजह से। ठीक है, द फील्ड लाइंस वर इंटायरली कन्फाइंड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, अरे ऑनलाइन में लिख रहे हो कि नहीं, स्ट्रेट सोलेनॉइड, द फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन at ends would be non-zero. This is the violation of Gauss law. This is the violation of VIOLATIO, violation of Gauss law in magnetism, या फिर सीधे गॉस लॉ लिख लो, दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ गॉस लॉ। टोराइड में क्यों होता है लिख सकते हो, टोराइड हैज़ नो फ्री एंड्स, therefore it can entirely confine the field in its core, वो कन्फाइन कर सकता है, उसमें ऐसा कुछ वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। गॉस थ्योरम समझ में आ गया होगा, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा मोनोपोल तो हो नहीं सकते ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी वाला जो पार्ट था जो मैंने भेजा है ऑलरेडी आप लोगों को, इफ़ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड, बोला गया है अगर मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे होते, इन केस कर रहे होते, तो गॉस लॉ कैसे मॉडिफाइड, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता था, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, समझ के क्वेश्चन समझे। हाँ वो तो नहीं होती है, वैसे हमने क्या पढ़ा बताया था कि क्लोज सरफेस के अंदर केवल एक साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल नहीं रख सकते, तो हमने डाइपोल रखा था, डाइपोल की वजह से नेट फ्लक्स जीरो हो गया था, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्या आता था, गॉस थ्योरम जीरो आता था फ्लक्स, उसी का एनालॉगी चलती है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉगस है, एक दूसरे का जगह पे मतलब यूज़ कर सकते हैं हम, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चलते हैं, उसी से बनाया था हमने ना गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, उस पर चलते हैं। मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है, उसमें प्लस क्यू चार्ज या फिर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मोनो चार्ज यानी कि सिंगल चार्ज रखा हुआ है, वहाँ रख सकते थे ना। उस केस में क्या आता था, गॉस थ्योरम क्या आती थी, ई डॉट डी एस बराबर चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। अब मैं ले रहा हूँ मैग्नेटिज्म में, ध्यान से देखना, हम ई की जगह क्या रख सकते हैं, बी। अब मैंने रख दिया एक, सपोज कोई एक पोल रख दिया जिसका मैं जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्यू एम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह ई की जगह बी हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी एस ई रहेगा, एरिया थोड़ी बदल जाती है। क्यू की जगह क्यू एम हो जाएगा, भाई क्यू की जगह क्यू एम हो जाएगा ना। और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा ये बताइए, देखो इसके म्यू नॉट बाय 4। ना, वो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सुनो मेरी बात सुनो, जहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता था उसकी जगह हम क्या रख सकते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हो, म्यू नॉट रख दो, दिस इज द आंसर, बस लिख लो। अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा बन जाता हमारा, ये हमने निकाला कैसे, एनालॉगस से, एनालॉगी से, दोनों की एनालॉगी से। पी की जगह पे क्या रखते हैं, वहाँ पे एम रख देते हैं, यहाँ पर पी की जगह पे एम रखा जाता है, और जहाँ क्यू होगा वहाँ क्यू एम रखा जाता है। फोर्स कैसे निकाली थी हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ पे क्यू एम वगैरह कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है, इसलिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं हम। डज अ बार मैग्नेट, क्वेश्चन सुनो, क्या बार मैग्नेट जो होता है एग्जर्ट टॉर्क ऑन इटसेल्फ, क्या एक बार मैग्नेट रखा है तो ज़िंदगी रखा ही तो रहेगा ये, एक अपने ऊपर लगाता है टॉर्क, नहीं। लेकिन उसके आगे बोला गया है, डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, क्या एक एलिमेंट, करंट एलिमेंट समझते हो ना, छोटा सा एक मैं पोर्शन ले लूँ किसी करंट कैरिंग वायर में, वो क्या, आ गया क्वेश्चन, हाँ डी एल वाला जो होता है, डी एल वैक्टर जो होता है, एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, क्या करंट एलिमेंट खुद के एलिमेंट पे उसी वायर में दूसरे एलिमेंट पे क्या फोर्स लगा सकता है, या टॉर्क लगा सकता है, लगा सकता है, लगा सकता है। देखो अभी बता रहा हूँ, स्ट्रेट वायर में नहीं लगाता है, स्ट्रेट वायर में नहीं लगा सकता भाई, अभी बता रहा हूँ समझ जाओगे। क्वेश्चन समझे कि नहीं पहले बोला गया है कि बार मैग्नेट है कोई, वो खुद पे टॉर्क लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ठीक है, जब हाँ लगेगी कब, जब उसको दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब उसी के साथ में क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि कोई एक वायर है सपोज, किसी भी शेप का है, मैं स्ट्रेट पे नहीं लगेगा, वो समझ जाओगे क्यों नहीं लगेगा, मैं कोई भी शेप का ले रहा हूँ, ऐसे शेप का, ठीक है, ऐसे शेप का ले रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हुई करंट की, ठीक है। इस पोर्शन में कितनी करंट की डायरेक्शन, किस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, इस तरफ, एक करंट एलिमेंट यहाँ पर है, इस तरफ करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ ये वेक्टर की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है,
ये भी करंट कैरिंग वायर है, ये भी करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, हालांकि स्ट्रेट होता तो नहीं होती, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाती, जीरो हो जाती है उस केस में। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या है, कुछ तो दूरी है, किसी पर्टिकुलर दूरी पे कोई वायर करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ लगा सकता है ना, फोर्स वगैरह लगा सकता है ना, हमने पढ़ा है ये चीज़। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अंदर बाहर कहीं भी जा सकती है, क्रॉस या फिर उससे कोई मतलब नहीं है हमें। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो हमें पढ़ चुके हैं करंट कैरिंग वायर एलिमेंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना? नहीं पढ़ा है? ILB sin थीटा पढ़ा है ना? तो यानी कि इस पर फोर्स भी लग सकती है और टॉर्क भी लग सकती है। एक करंट एलिमेंट की वजह से दूसरे करंट एलिमेंट पे जो कि सेम वायर में है टॉर्क लग सकती है, फोर्स भी लग सकती है, बशर्ते वो सीधा नहीं होना चाहिए करंट। अगर सीधा कर दे, मैं ये कंडक्टर में सीधा कर दूँ, ये भी करंट की डायरेक्शन वही है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वही है, तो क्या हुआ, लग ही नहीं पाएगा। कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बताओ? इसकी वजह से यहाँ पे कुछ निकाल पाओगे? क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, दूरी पता होनी चाहिए। जब उसी सेंटर लाइन में, सेंटर लाइन पे क्या होता है, जीरो होती है मैग्नेटिक, पढ़ चुके हैं। तो बस स्ट्रेट वायर को छोड़ के बाकी अगर दूसरे शेप का वायर है, सर्कुलर है या फिर किसी भी रैंडम शेप का है, उसमें लग सकती है। समझ गए? चलो लिख लो उसमें। ऑनलाइन में क्लियर हुई बात है कि नहीं? क्योंकि हम ये भी बायट-सेवर्ट लॉ से पढ़ चुके हैं कि हर करंट एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, और जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वही नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे। अरे ऑनलाइन में क्लियर हुआ बात कि नहीं है? यस सर। चलिए डी वाला है, चलो लिखो इसमें। नो, देयर इज नो फोर्स और टॉर्क, देयर इज नो फोर्स और टॉर्क exerted by bar magnet, exerted by bar magnet ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, खुद की फील्ड की वजह से खुद पे टॉर्क नहीं लगाएगा वो बार मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। बट फुल स्टॉप बट ये आंसर आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लिखने के बस समझना है वो, क्योंकि थ्योरी जो लिखी होती है समझने की मेन खेल है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें थ्योरी सब मिल जाएगी तुम्हें समझाने के लिए, बस समझना मेन चीज़ है। बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट दे दी जाती हैं तो कैसे हुआ नहीं पता चलता है, ठीक है, इसलिए। बट देयर इज फोर्स और टॉर्क, देयर इज फोर्स और टॉर्क, देयर इज फोर्स और टॉर्क on element of wire, on element of wire due to the field, due to the field produced by, due to the field produced by various current loops, सॉरी क्या लिखवाया मैंने, ड्यू टू द field produced by another element, by the another element of the same wire, element of the same wire। लेकिन स्टेट वायर के लिए क्या रहती है, जीरो रहती है, बात याद रखना। वो लिखना चाहो लिख लो ना, कोई ज़रूरत नहीं। हाउएवर लिख लो, अच्छा, हाउएवर दिस फोर्स इज जीरो, हाउएवर दिस फोर्स इज जीरो इन केस ऑफ स्टेट वायर, इन केस ऑफ स्टेट वायर, इन केस ऑफ स्टेट वायर। इतना क्लियर है? चलिए, तो याद रखना, एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कोई भी क्लोज लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क तो लगती है, क्या फोर्स लगती है उस पर, नेट फोर्स लगती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक लूप दे दिया, फिगर भी बना के दे सकता है तुमसे, ऑप्शन दे देगा कई सारे ऑप्शन, तो ऑप्शनल तो तुम्हारे में भी आएंगे क्वेश्चन, 5-6 तो आते ही हैं। तो ऐसे दे देगा कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क भी जीरो लग सकती है, उसकी कंडीशन है वो प्ले, फोन आके पूरा कट जाता है। यस सर। क्या बता रहा था, हाँ, किसी भी लूप, हाँ, थीटा वो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी या फिर आई ए साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है इसमें,
मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, या फिर प्लेन का नॉर्मल। भाई मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ लगता है, प्लेन के नॉर्मल पे लगता है ना। ये सब बातें क्लियर हो चुकी हैं अब तक की नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, करंट की डायरेक्शन पे हमने हाथ मोड़ लिया, तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा यार, प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो पॉइंट करेगा। और एक्सिस भी कहाँ होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो याद रखना, थीटा पहले देखोगे, फिगर देख के थीटा कैसे बन रहा है वो देखोगे। अगर थीटा की कुछ वैल्यू है तो टॉर्क तो लग रही होगी, ठीक है। तो टॉर्क वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो कब होगी, जब थीटा किसी वजह से 0 डिग्री आ रहा हो, किसी वजह से। तब वो कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही होगी, तो इसका ऐसा परपेंडिकुलर भी 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स तो हमेशा 0 होगी। नेट फोर्स, इंडिविजुअल आर्म में फोर्स लग रही होगी, नहीं, नेट फोर्स क्या होगी, 0 ही होगी। टॉर्क मे बी 0 मे बी नॉट 0 डिपेंडिंग अपॉन द फिगर जैसा दिया होगा उस हिसाब से कर लूँगा। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाला कि नेट फोर्स 0 होती है कि नहीं। अब कहोगे यार टॉर्क तो होती है तो फोर्स भी होती होगी, गलत कराओगे। फोर्स हमेशा फोर्स इक्वल टू 0 ही होगी। टॉर्क मे बी और मे नॉट बी 0, ठीक है। चलिए क्या करवा रहा था मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्जेस चेंजेस इन मोशन कैन ए सिस्टम है मैग्नेटिक मोमेंट दो इट हैज नेट चार्ज इज 0। बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अराइज करती है ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। हमें पता है कि गोल गोल चार्ज घूम रहा हो तो अपने करंट जिस तरफ हो रहा हो, इक्विवेलेंट करंट उस तरफ हम अपने हाथों को मोड़ लेते हैं। थंब जिस तरफ पॉइंट करता है मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है। लेकिन क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया है, कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट दो इट हैज़ नेट चार्ज 0। ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम, जैसे ये इतना पोर्शन ये भी सिस्टम है, एक छोटा सा एक कुछ भी मतलब सिस्टम, मतलब जिसमें कुछ बहुत सी चीज़ें लगी हों, बहुत सी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हों, वो सिस्टम होगा। तो कह रहा है कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जिसमें नेट चार्ज 0 हो और फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाए। हो सकता है ऐसा, नेट चार्ज 0 फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है। देखो कैसे, कई एग्जाम्पल हैं इसके, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोई एक सिस्टम है, मैंने बना दिया, कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है और प्रोटॉन भी सपोज घूम रहा है, किसी वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, या फिर किसी भी उसमें घूम रहा है, ठीक है। एक ऐसे से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरफ, तो करंट ऐसे घूम रहा होगा, और सपोज करंट प्रोटॉन इस तरफ घूम रहा है, यानी कि एक पूरा सिस्टम है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी करंट इस तरफ लोगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो करंट ऐसे लोगे ना डायरेक्शन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो प्रोटॉन भी इधर घूम रहा है, तो चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं। लेकिन नेट चार्ज कितना हुआ, 0 हुआ। नेट चार्ज सिस्टम का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन 0। समझ रहे हो ना मेरी बात, या प्रोटॉन ना लेके पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो ऐड हो रहा है, कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन नेट वो क्या है, वो 0 है। या फिर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो समझ गए ना ये बात मेरी, तो इसका लिख लो, लिखिए, यस द एवरेज ऑफ द चार्जेस, यस द एवरेज ऑफ द चार्जेस, यस द एवरेज ऑफ द चार्जेस इन द सिस्टम में भी 0। एवरेज ऑफ द चार्जेस इन द सिस्टम में भी 0। यहाँ प्रोटॉन की जगह कोई पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि प्रोटॉन ही लेना है, ऐसा कोई जो सेम मैग्नीट्यूड का हो लेकिन अपोजिट साइन का हो। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव किसी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं ना, ठीक है। यस द एवरेज ऑफ द चार्जेस इन द सिस्टम में भी 0, yet the mean of the magnetic moments, yet the mean of the magnetic moments due to various current loops may not be 0, may not be 0। क्लियर है, ड्यू टू वेरियस करंट लूप्स मे नॉट बी 0। एग्जाम्पल में लिखना चाहो, वैसे हमने एग्जाम्पल बता दिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक ऐसा भी लिख लो, न्यूट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन है
न्यूट्रॉन हैव नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रॉन हैज़ नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रॉन का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है।